गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। आपका हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। आपका चैप्टर है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो वो बताया था। बेसिकली इस चैप्टर में हम चाइना और जापान के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरह से चाइना और जापान मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़े हैं। यानी कि चाइना और जापान किस तरह से अपने एंशियंट कल्चर से मॉडर्नाइजेशन की तरफ या मॉडर्न कल्चर की तरफ आगे बढ़े। चाइना एंड जापान have had a long tradition of historical writing as history was an important guide for the rulers. अगर हम चाइना और जापान की देखें तो इनकी अपनी एक लंबी ट्रेडिशनल हिस्ट्री रही है और बहुत सारे रूलर्स भी रहे हैं जिन्होंने चाइना जापान में रूल किया। किस तरह से रूल किया, ये चीज़ें भी हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंस हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें गाइड करेंगी कि किस तरह से चाइना और जापान के लोग या चाइना या जापान ये दोनों कंट्री एंशियंट कल्चर से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े। यानी कि जो रूलर्स रहे उन्होंने किस तरह से वहाँ पर काम किया है। द पास्ट प्रोवाइडेड दैट स्टैंडर्ड्स बाई विच दे वुड बी जज एंड द रूलर्स established official departments to maintain records and write dynastic histories। जब हम चाइना और जापान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी रूलर्स थे उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से रूल किया वो कितना इम्पोर्टेंस था, किस तरह से वो रूल करते थे और किस तरह से उन्होंने रूल करने के लिए ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश किया, किस तरह से वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, किस तरह से वो जो उनके एम्पायर की जो भी रिटन रिकॉर्ड्स होते थे उसको उन्होंने मेंटेन किया। और यही रिटन डॉक्यूमेंट्स आगे चल के इन्होंने जो भी हिस्टोरियंस आए उनको हेल्प किया और हिस्टोरियंस ने हमें चाइना और जापान के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, कैसे इन्हीं रिकॉर्ड्स की बेस पर। सीमा किंग is considered the greatest historian of early China। सीमा केन है जो चाइना के एक बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं, मौर्रिख हैं, तारीखदां हैं। इन जापान चाइनीज़ कल्चरल इन्फ्लुएंस लेड टू हिस्ट्री बीइंग गिवन ए सिमिलर इम्पोर्टेंस। जापान की भी अपनी एक हिस्ट्री रही है। जापान का कल्चर भी कुछ कुछ तरह से चाइना के कल्चर की तरह है। जापान का कल्चर काफ़ी हद तक प्रभावित भी रहा है चाइना के कल्चर से। और अगर हम चाइना और जापान दोनों के बारे में, दोनों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोनों को ही उनके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको डिटेल में पढ़ें, तभी कहीं जाकर हम जान सकते हैं कि दोनों ही देश किस तरह से एंशियंट कल्चर से, किस तरह से ये एंशियंट ट्रेडिशन से मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़े हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्ट ऑफ द मेजी government was to established in 1869 a bureau to collect, record and write as it were a victor version of the Meiji restoration। वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्ट यानी कि चाइना में मीजी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1869 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया। वो इम्पॉर्टेंट काम ये था कि एक ब्यूरो की इस्टेब्लिश किया, एक ब्यूरो सेटअप किया। वो ब्यूरो किस लिए सेटअप किया गया? वो ब्यूरो इसलिए सेटअप किया गया ताकि रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जा सके और उनको रिटिन फॉर्म में मेंटेन किया जा सके, ताकि फर्दर जनरेशन उन रिटिन रिकॉर्ड्स की मदद से हिस्ट्री को आसानी से जान सके और हिस्ट्री के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। देयर वॉज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द रिटिन वर्ड एंड लिटरेरी एबिलिटी वॉज हाईली वैल्यूड। देयर वॉज अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द रिटिन वर्ड, और यहीं से जो राइटिंग है उसकी इम्पोर्टेंस शुरू होती है कि राइटिंग कितनी ज़रूरी है या रिटिन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि रिटिन रिकॉर्ड की बेस पर हम इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और उस प्रिजर्व इंफॉर्मेशन से आने वाली कई कई जनरेशन्स
डिटेल में इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल कर सकती हैं। और हिस्टोरियन भी जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनकी वो इंफॉर्मेशन any written record पर डिपेंड या बेस्ड करती है। दिस हैज़ मीन दैट अ वाइड रेंज ऑफ written material, official histories, scholarly writings, popular literature, religious tracts are available। तो इस ब्यूरो में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं रिटन फॉर्म में? ऑफिशियल हिस्ट्रीज, चाइना की स्कॉलर्स जो भी रिसर्च स्कॉलर रहे हैं उनका अपना जो भी रिटन वर्क रहा है वो भी यहाँ पर एज अ रिकॉर्ड के फॉर्म में मौजूद है। लिटरेचर मौजूद है, जो भी ऑफिशियल हिस्ट्री है वो मौजूद है, जो भी रिलीजियस रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद है। ये तमाम चीज़ें इस ब्यूरो में मौजूद हैं जो 1869 में मीजी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। प्रिंटिंग एंड द पब्लिशिंग वर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द प्री मॉडर्न पीरियड एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर इंस्टेंस टू ट्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बुक इन 18th century चाइना और जापान। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की। प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशिंग का जो काम है उसने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फिर उसके बाद जो भी रिटन मटेरियल था वो हमें चाइना या जापान का जो भी रिटन मटेरियल था वो हमें 18th century में बुक की फॉर्म में अवेलेबल होने लगा। मॉडर्न स्कॉलर्स हैव यूज दिस मटेरियल न्यू एंड डिफरेंट वे। अब जो मॉडर्न रिसर्च स्कॉलर हैं वो इन्हीं रिटन रिकॉर्ड्स को, इन्हीं बुक्स को, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे, मतलब एक नए तरीके से। इंफॉर्मेशन वही है, वही प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, इन्हीं रिकॉर्ड पर बेस्ड है लेकिन अपने एक नए तरीके से मॉडर्न वे में। मॉडर्न स्कॉलरशिप हैज़ बिल्ट ऑन द वर्क ऑफ चाइनीज इंटेलेक्चुअल सच एज लेंग शियाओ और क्यूमे कुनिटेक। मॉडर्न रिसर्च स्कॉलर में नाम आता है, किसका आता है? लेंग क्याऊ एंड क्यूम कोनेटेक। इन लोग ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, इन्होंने भी चाइनीज़ या चाइना में जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी वर्क हुआ है उसको लेकर काफ़ी इंटेलेक्चुअल मटेरियल प्रोवाइड किया है। वन ऑफ द पायोनियर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन जापान as well as earlier writings by European travelers such as the Italian Marco Polo in China from। इसके अलावा एक और मॉडर्न हिस्ट्री जापान में की, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसको लेकर भी जो यूरोपियन ट्रैवलर्स आए उन्होंने जापान के बारे में या चाइना के बारे में जो भी चीज़ें उन्होंने देखी वहाँ पर और जो भी वहाँ के कल्चर के बारे में लिखा, जिसमें कि एक इटालियन ट्रैवलर का नाम आता है जिनका नाम है मार्को पोलू। मार्को पोलू ने उन्होंने ट्रैवलर थे ये, इन्होंने अपने ट्रैवलिंग के दौरान, अपने सफ़र के दौरान जो चीज़ें भी ऑब्ज़र्व की उनको एक रिटन फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म दी उनको। और उसकी मदद से भी हम उस वक्त के चाइना के कल्चर के बारे में काफ़ी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। कब फ्रॉम 1274 to 1290 the Jesuit priest Matthew Ricci in China and Louis Frois in Japan। ये तमाम वो लोग हैं, कौन है ये यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं जो जापान और चाइना का सफ़र किया इन लोगों ने, और इन्होंने वहाँ के कल्चर के बारे में देखा और अपने राइटिंग्स में जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया वो लिखा है। ऑल ऑफ होम लेफ्ट रिच अकाउंट ऑफ दीज कंट्रीज। इन तमाम यूरोपियन ट्रैवलर्स ने इन दोनों ही देशों को, चाइना और जापान को बहुत करीब से देखा और इनको दोनों ही देशों के मुकाबले इन दोनों ही देशों के बारे में जो भी अकाउंट्स या रिटन रिकॉर्ड्स दिए हैं वो काफ़ी रिच हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन 19th century whose work provided valuable material for our understanding of these countries। इसके अलावा अगर हम चाइना और जापान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा दी गई जो रिटन में इंफॉर्मेशन है अगर हम उसको भी पढ़ें जो 19th century में लिखी गई तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी। स्कॉलरशिप इंग्लिश फ्रॉम जोसेफ नीदम, monumental work on the history of science in Chinese civilization, or George Sansom's on Japanese history and the culture has grown, and there is an immense body of sophisticated scholarship available to us today। इसके अलावा स्कॉलरशिप
इंग्लिश फ्रॉम, जैसे कि बात कर रहे हैं ये मोनूमेंटल वर्क की, जो चाइना में साइंस वगैरह को लेकर किया गया है, वहाँ के सिविलाइजेशन किस तरह से हुआ, जापानीज़ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, किस तरह से वहाँ पर चेंज हुआ। तो ये तमाम चीज़ें भी अगर हम पढ़ें आज जो मौजूद हैं इन तमाम स्कॉलर्स का वर्क, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करता है कि वहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। इन रिसेंट ईयर राइटिंग बाय चाइनीज़ एंड जापानीज स्कॉलर हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अभी फ़िलहाल कुछ सालों में हम देखें तो जापानीज़ और चाइनीज़ जो भी रिसर्च स्कॉलर रहे, उन्होंने जो भी वर्क किया है उसका अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जा चुका है, ताकि जो अदर्स लोग हैं वो भी उनको आसानी से पढ़ सकें। सम ऑफ whom टीच abroad and write in English, and in the case of Chinese scholar कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये कुछ ट्रांसलेशन ऐसा है जिनको के एब्रॉड में पढ़ाया भी जाता है। Since 1980, many have been working in Japan as well and write in Japanese. This has meant that we have scholarly writing from many parts of the globe that give us a richer and the deeper picture of the countries. तो इन तमाम स्कॉलर्स के द्वारा दी गई जो भी रिटन इंफॉर्मेशन है उससे हमें इन दोनों ही देशों के बारे में, यानी कि चाइना और जापान के बारे में एक डीप रिच और डिटेल नॉलेज हासिल होती है। नीचे भी आपको एक स्कॉलर का वर्क दे रखा है, तो उसमें भी बताया गया है कि किस तरह से मतलब चाइना में किस तरह से डेवलपमेंट हो। जैसे लीडिंग जापानीज स्कॉलर ऑफ चाइना निंटो कुनान्स राइटिंग इन्फ्लुएंस स्कॉलर वर्ल्ड वाइड यूजिंग द न्यू टूल ऑफ वेस्टर्न historiography. Nito built on a long tradition of studying China as well as bringing his experience as journalist there. नीटू ने चाइना के बारे में जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है वो उन्होंने जो भी स्टडी करके, जो भी चाइना कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में जो भी स्टडी की है वो उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और दूसरा ये कि उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट वहाँ पे जो काम किया है उस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड ही उन्होंने चाइना के बारे में जो भी कुछ लिखा है वो इन दोनों चीज़ों पर बेस्ड है। ही हेल्प एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडी इन क्योटो यूनिवर्सिटी। और इन दोनों ही चीज़ों ने उनकी मदद की जो, और जिसकी बेस पर उन्होंने क्योटो यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया ओरिएंटल स्टडीज़ का 1907 में। याद रखिएगा बेटा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। In Shinaro, he argued that Republican government offered the Chinese a way to end aristocratic control and centralized power that has existed since the Sung dynasty. उन्होंने ये कहा, किसने, नेटो ने, कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है उसको ऑफर करिए। रिपब्लिकन गवर्नमेंट ऑफर द चाइनीज़, यानी कि चाइना में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए और वहाँ पर जो अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट है या अरिस्टोक्रेसी है वो ख़त्म हो, एंड अरिस्टोक्रेटिक कंट्रोल, और सेंट्रलाइज पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए, वहाँ पर एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिपब्लिकन गवर्नमेंट कहते हैं कि चाइना एक संविधान के अकॉर्डिंग काम करे। A way to a way to revitalize local society where from must begin. He said Chinese history strengthened the wood that would make it modern, and the democratic Japan he thought had an important role to play in China, but he underestimated the power of Chinese nationalism. He thought he said in Chinese history, अगर हम चाइना की हिस्ट्री देखें तो स्ट्रेंथ इन दैट कि किस तरह से चाइना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा, किस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, किस तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई इन जापान। ही थॉट, जापान को लेकर उनका ये कहना है, किसका, नेटू का, कि वहाँ पर जापान
हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन चाइना। जापान का चाइना में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। बट ये कहते हैं बट ही अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चाइनीज़। लेकिन चाइनीज़ की जो अपने नेशनलिज्म को लेकर अपने जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग होती है उसको लेकर जो उनका जज्बा था वो कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी इंट्रोडक्टरी ही पार्ट था, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। China and Japan present a marked physical contrast. China is a vast continental country that span many climatic zone। देखो चाइना और जापान जो है ना, ये यहाँ पे मैप पे आपको मार्क करके दिखाए गए हैं। चाइना एक क्या है, कॉन्टिनेंटल देश है, काफ़ी बड़ा है। अब इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताते हैं। द कोर इज डोमिनेटेड बाय थ्री मेजर रिवर सिस्टम। चाइना जो है ना, तीन बड़ी नदियां हैं जिन्होंने चाइना को कोर कर रखा है। कौन कौन सी है? द येलो रिवर, द यंगस्टी रिवर, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो इन द वर्ल्ड, एंड द पियर रिवर। ये तीन नदियां हैं, आप याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लें। यंगस्टी जो है ना वो दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी रिवर है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज माउंटेन। चाइना का एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये आपको यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। द डोमिनेंट इथनिक ग्रुप आर द हैंग इन द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज। चाइना में जिस ग्रुप का डोमिनेशन चलता है वो इथनिक ग्रुप है इनका, जिसका नाम है हैन। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है चाइनीज़। बट देयर आर मैनी अदर नेशनलिटीज़। लेकिन चाइना में और भी दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं, जैसे कि युगर हुई, मंचू, द तिब्बतन, एंड असाइड फ्रॉम डायलैक्ट सच एज, और कई डायलैक्ट्स भी हैं जो यहाँ बोले जाते हैं, कैंटोनीज और शंगिनीज। देर आर अदर माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पोकन एज। इसके अलावा यहाँ पर कुछ दूसरी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस भी हैं जो बोली जाती हैं। चाइनीज फूड रिफ्लेक्ट दिस रीजनल डाइवर्सिटी विद एटलीस्ट फोर डिस्टिंक्ट टाइप। चाइना में जो फूड हैबिट्स है, यहाँ का जो फूड है, तो हम रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना में अलग अलग रीजन, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स पाई जाती हैं। लोग अलग अलग तरह के फूड को प्रायोरिटी देते हैं। द बेस्ट नोन इज साउथर्न और कैंटोनीज cuisines as most overseas China come from the Canton area। चाइना कहाँ से आ रहा है? कैंटून एरिया से, विच इंक्लूड डिम सन as assortment of pastries and dumpling। चाइना कम फ्रॉम द कैंटून एरिया, जिसमें क्या क्या शामिल है? डिमसम। डिमसम क्या है? लिटरेरी टच योर हार्ट एज असॉर्टमेंट ऑफ पेस्ट्री पास्ट्रीज एंड डम्पलिंग। इन द नॉर्थ, अभी नॉर्थ के बारे में बताते हैं। वीट इज़ द स्टेपल फूड। नॉर्थ में क्या खाते हैं लोग? स्टेपल फूड। वाइल इन जेंचू स्पाइसेस ब्रॉट बाय बुद्धिस्ट मूंग, यानी कि यहाँ पे जो दूसरी तरफ है, लोग स्पाइसी चीज़ें खाते हैं जिसमें बुद्धिस्ट मोंग्स हैं। इन एंशियंट पीरियड, जो पहले से खाते चले आ रहे हैं लंबे समय से, along the Silk Route and the Chilies by Portuguese trader in the 15th century। और यहाँ पर जो पुर्तगीज ट्रैवलर्स आते थे, ट्रेडर्स व्यापारी आते थे 15th सेंचुरी में, सिल्क रूट से होते हुए उन्होंने यहाँ पर स्पाइसी और चिलीज़ वगैरह का व्यापार किया, और फिर यहाँ पर स्पाइसेस खानों का भी रिवाज हो गया। हैव क्रिएटेड अ फेयरली cuisines इन ईस्टर्न चाइना बोथ राइस एंड व्हीट आर ईटेन। ईस्टर्न चाइना में चावल और गेहूँ दोनों ही चीज़ें खाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं जापान की। जापान बाई कंट्रा इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड। जापान क्या है? एक आइलैंड कंट्री, आपको पहले ही बताया था। फोर लार्जेस्ट भी, और जो चार बड़े इसके वो हैं वो क्या है? हॉन्शू, क्योंशू, शिकोको एंड होकाइडो। द ओकिनावान चाइना इज द साउथर्न मोस्ट about the same latitude at the Bahamas।
More than 50% of the land area of the main island is mountain. जापान का भी 50% से ज़्यादा जो एरिया है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। एंड जापान इज सिचुएटेड इन अ वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन। और कहाँ पर बना हुआ है? ये एक अर्थक्वेक जोन पर बना हुआ है। आपको एक बात और बता दूँ, जापान में अर्थक्वेक भी खूब आते हैं दुनिया में। अभी क्या लिखा हुआ है? जापान इज सिचुएटेड इन अ वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन। दिस जोग्राफिकल कंडीशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर। और यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो भी यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस पर ही डिपेंड करता है। आपको जापान में ज़्यादातर लकड़ी के मकान मिलेंगे, क्योंकि अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो लकड़ी के मकान होने की वजह से नुकसान कम होता है। द पॉपुलेशन इज़ लार्जली जापानीज। यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जापानीज है, बट देयर आर आई स्मॉल इनु माइनॉरिटी। यहाँ पर एक कुछ माइनॉरिटीज़ भी पाई जाती हैं। इनो माइनॉरिटी है इन कोरियंस हैं हु वर फोर्सिबली ब्रॉट एज लेबर। और ये कोरियंस कौन है? ये वो लोग हैं जिनको फोर्सिबली यहाँ पर लाया गया लेबर वर्क करवाने के लिए। कब? जब यहाँ पर जापानी वैन कोरिया वाज अ जापानीज कॉलोनी। जब कोरिया क्या था? जापान की कॉलोनी था, तब इन लोगों को यहाँ पर लाया गया था फोर्सिबली, ज़बरदस्ती के लिए इनसे लेबर टास्क लिया जा सके। जापान लैक्स a tradition of animal rearing. राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप। यहाँ का जो स्टेपल फूड क्रॉप है वो चावल है। और क्या है? फिश द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि जापान के लोगों की अगर हम बात करें तो फिश भी उनका पसंदीदा खाना है, जिसको वो कहते हैं मेजर सोर्स। यानी कि प्रोटीन के लिए वो फिश का सेवन करते हैं। हैज़ नाउ बिकम अ वाइडली पॉपुलर डिश। यहाँ पर फिश को रॉ फॉर्म में खाया जाता है, जो यहाँ की काफ़ी पॉपुलर डिश है अराउंड द वर्ल्ड, एज इट इज़ कंसिडर वेरी हेल्दी। और इसको एक बहुत हेल्दी माना जाता है। तो जापान के लोग प्रोटीन के लिए रॉ फिश का यूज़ करते हैं। कल हम जापान का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आए, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है? तो कल हम डिस्कस करेंगे जापान का पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, थैंक यू वेरी मच।